हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे तब इस वीडियो को आप लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तथा बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्त, आज हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है यह जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए कोयला द्रव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश द्रव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी द्रव्य नहीं है और ऑप्शन नंबर डी कॉपर द्रव्य नहीं है। यानी कि दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सी वह ऑप्शन है जो द्रव्य नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, वह द्रव्य होता है। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं जो हमारा कोयला होगा इसका कुछ ना कुछ अपना भार होगा और इसको यह कुछ ना कुछ स्थान घेरता होगा। यानी कि हमारा जो कोयला है यह तो द्रव्य है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि कोयला जो है वह हमारा द्रव्य होगा। ठीक दोस्तों, आइए हम ऑप्शन नंबर बी प्रकाश को देखते हैं। तो जो हमारा प्रकाश होता है इसका तो ना कुछ भार होता है और यह कोई भी स्थान नहीं घेरती। यानी कि यह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि यही जो हमारा प्रकाश है यह द्रव्य नहीं है। यदि हम ऑप्शन नंबर सी को देख लें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा लकड़ी। तो दोस्तों आपको पता होगा लकड़ी कि कुछ ना कुछ स्थान अवश्य घेरेगी और लकड़ी का अपना कुछ ना कुछ भार होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को देख लें तो ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। जो दोस्तों कॉपर होगा उसका भी कुछ न कुछ अपना भार होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि प्रकाश जो है वह द्रव्य नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। दोस्तों यदि हमारा यम ग्राम का द्रव्यमान लुप्त हो रहा है तो उसके लुप्त होने पर हमारी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह किसके बराबर होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। और इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, वही आपको चूज करना है। आइए यदि हम ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यम स्क्वायर सी अर्ग, ऑप्शन नंबर बी है यम सी स्क्वायर अर्ग, ऑप्शन नंबर बी है यम सी स्क्वायर अर्ग, ऑप्शन नंबर सी है यम स्क्वायर बाई सी अर्ग और ऑप्शन नंबर डी है यम स्क्वायर सी स्क्वायर अर्ग। तो दोस्तों यदि हम हमारा यम ग्राम द्रव्यमान लुप्त हो रहा है तो उसके लुप्त होने पर जो हमारा ऊर्जा उत्पन्न होती है वह यम सी स्क्वायर अर्ग के बराबर होती है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जब हमारा कोई यम द्रव्यमान लुप्त होगा तो उसके लुप्त होने पर यम स्क्वायर सी, ठीक दोस्तों, यम सी स्क्वायर अर्ग के बराबर हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी। दोस्तों यह आपको याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ठीक दोस्त, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है।
यानी कि दोस्तों हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो हमारा प्रकृति है उसमें जल किस अवस्था में मिल सकता है। क्या जो हमारा जल है वह ठोस अवस्था में मिलेगा, कि जो हमारा जल है, या ऑप्शन नंबर बी जो है द्रव अवस्था में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलेगा। और ऑप्शन नंबर डी है ओनली गैस में मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा जल है वह प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। यानी कि हमारा जो जल है वह ठोस में भी पाया जाता है, हमारा जल द्रव में भी और गैस में भी पाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा जल है वह ठोस अवस्था में बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में हमारा वाटर यानी कि जिसको आप जल बोलते हैं, जल के रूप यानी पानी के रूप में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी गैस। जब दोस्तों आप जल को वाष्पन करेंगे तो वह गैस के रूप में पाया जाता है। यानी दोस्तों इससे क्लियर होता है कि जो हमारा जल है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि दोस्तों ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी होती है यह हमसे पूछा गया है। आइए यदि हम ऑप्शन को देख लें, ऑप्शन नंबर ए है गैस के अणुओं से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है द्रव के अणुओं से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है गैस के अणुओं के बराबर, और ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है द्रव के अणुओं से कम। यानी कि जो दोस्तों यदि हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में जो हमारे अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए। जो हमारा ठोस अवस्था में है उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्रव के अणुओं से कम होगी। ठीक दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है। यानी कि अंतरा अणुक बल किस में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ऑप्शन नंबर बी द्रव में, ऑप्शन नंबर सी गैस में, ऑप्शन नंबर डी तीनों में समान। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा अंतरा अणुक बल है वह ठोसों में सबसे अधिक होता है। ठीक दोस्त, क्योंकि आपको पता होगा जब आप ठोस की संरचना बनाएंगे, मान लीजिए यह आपका किसी प्रकार का ठोस है, तो इसमें जो हमारे होते हैं वह नज़दीक नज़दीक होते हैं और इनमें अंतरा अणुक बल अधिक लगेगा। ठीक दोस्तों, देख लीजिए ठोस में बहुत पास पास होते हैं, इनमें अंतरा अणुक बल अधिक लगता है। ठीक दोस्त, हाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि ठोस में अंतरा अणुक बल अधिक होगा। चलिए दोस्त देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। यानी कि जब हमारा वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलनांक, ऑप्शन नंबर बी क्या उसको हिमांक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी में क्या उसको क्वथनांक कहेंगे, और ऑप्शन नंबर डी क्रांतिक दाब कहेंगे। दोस्तों जब हमारा वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम लोग क्वथनांक के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, जब कभी भी आपका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को क्वथनांक के नाम से जाना जाता है, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए ले चलते हैं आपको आपके अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला और सातवां क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। यानी कि दोस्तों यदि आप किसी पदार्थ को ताप बढ़ाएंगे तो उसके जो अणु होगी उसकी ऊर्जा में क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी क्या अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी क्या कमी होगी, ऑप्शन नंबर डी
पहले कमी फिर वृद्धि होगी। दोस्तों आइए देख लेते हैं हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यह कॉमन सेंस आप लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कि यदि आप किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, इससे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप इतने क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न 2008 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, आइए यदि हम इसके ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शहद एवं नमक। क्या जो हमारा शहद और नमक है यह यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है कि ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है, या ऑप्शन नंबर सी है शहद एवं पानी यह यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है, या पानी एवं साबुन यह यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी कि जो पानी और साबुन होगा वह यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप देख लीजिए आपका यह प्रश्न 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका था, यह आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए और देख लेते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी 2012 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मिश्रण है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो हमारा इतना सब दिया हुआ है इसमें मिश्रण हमसे पूछा जा रहा है। आइए यदि हम ऑप्शन को देख लें तो हमारा ऑप्शन ए में हो जाएगा चाक, धोने का सोडा, वायु। क्या जो हमारा चाक है, धोने का सोडा और वायु है, क्या यह मिश्रण है, या ऑप्शन नंबर बी तूतिया दूध, क्या हमारा तूतिया और दूध यह मिश्रण है, या ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज दूध संगमरमर, क्या यह मिश्रण है, या ऑप्शन नंबर डी पीतल वायु इस्पात दूध, क्या यह मिश्रण है। दोस्तों मिश्रण वह चीज़ होती है जो किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाए। क्या दोस्तों जो हमारा दूध होता है उसमें किसी की निश्चित मात्रा नहीं होती। ठीक दोस्तों, और जो हमारा इस्पात बनता है यह भी इसमें किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा नहीं होती, यानी कि किसी भी अनुपात में मिलाने से यह बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा हो जाएगा पीतल वायु इस्पात दूध, यह दोस्तों हमारा मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला और 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मिश्रण है, यानी एक सेकंड दोस्तों, ठीक कोई नहीं, हमसे इसमें भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में मिश्रण है। आइए यदि हम इसके ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए लोहा, चीनी, स्याही, ऑप्शन नंबर बी वायु, सोना, दूध, संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु। ठीक दोस्तों, और आइए हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, टूथपेस्ट, दूध, जल। दोस्तों मिश्रण पूछा है तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा, यानी कि टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु हमारा मिश्रण है। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों देख लीजिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखिए जो हमारा टूथपेस्ट है यह तो हमारा मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, बट जो हमारा जल है यह हमारा जल मिश्रण नहीं है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H
H2O। ठीक दोस्तों, जो हमारा जल का सूत्र होता है वह H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा के संयोग से बनता है। यह नहीं है कि हाइड्रोजन की कुछ भी मात्रा और ऑक्सीजन की कुछ भी मात्रा मिला देंगे तो जल हमारा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा जल है वह निश्चित मात्रा में मिलाने से बनेगा। ठीक दोस्तों, इसलिए यह हमारा मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण वह वस्तु होता है जो किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाए। ठीक दोस्त, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। यानी कि इसमें हमारा शुद्ध पदार्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज, पीतल, साबुन। ठीक दोस्तों, आइए यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नहीं, राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सिलिकॉन और ग्लूकोज है यह हमारा शुद्ध पदार्थ है। ठीक दोस्त, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरा अणुक बल नगण्य होगा। ठीक दोस्तों, जो हमारा अंतरा अणुक बल है वह नगण्य किस में होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए ठोस में सबसे कम होगा, नगण्य मतलब न के बराबर, मतलब बहुत कम। ऑप्शन नंबर बी क्या द्रवों में कम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या गैसों में कम होगा। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आप गैस की संरचना बनाएं तो आपको पता होगा गैस में के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। देख दोस्तों, और अगर यदि हम यहीं पर ठोस के बनाएं तो आपको ठोस का पता होगा काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड हम बना दे रहे हैं, कलर चेंज कर लें। ये देख लीजिए, मान लीजिए हमारा ठोस के हैं तो ठोस में दोस्तों आपको पता होगा बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो ठोसों में अंतरा अणुक बल अधिक लगेगा गैसों की अपेक्षा। ठीक दोस्तों, और जो हमारा द्रव होगा, द्रव गैस और ठोस के बीच में होता है। बस हमसे बीच वाले से नहीं लेना देना, क्योंकि हमसे सबसे कम नगण्य यानी कम पूछ रहा है। तो जो हमारा द्रव होगा, द्रव तो बीच वाला है तो द्रव को अभी नहीं लेंगे। तो देख लीजिए यह हमारा हो जाएगा सॉलिड यानी कि ठोस, यह हमारा हो जाएगा जी यानी कि गैस। तो दोस्तों देख लीजिए इसके अणु पास पास हैं तो इसमें अंतरा अणुक बल अधिक लगेगा। बस इसके अणु दूर दूर हैं तो इनमें अंतरा अणुक फोर्स यानी बल कम लगेगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। यानी कि गैसों में अंतरा अणुक बल नगण्य होगा। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी नौशादर, ऑप्शन नंबर सी बर्फ, ऑप्शन नंबर डी कोयला। दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऊर्ध्वपातज किसको कहते हैं? यदि नहीं पता है तो जान लीजिए, ऐसा पदार्थ जिसको गर्म करने पर, ठोस अवस्था में गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बोला मैंने? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में आ जाए उसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि नौशादर जो है हमारा वह ऊर्ध्वपातज होता है। दोस्तों, और आपको याद रखना है जो हमारा कपूर, आयोडीन, नौशादर, ये जो तीन चीज़ें हैं यह हमारी होती हैं ऊर्ध्वपातज। आइए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी नोट डाउन किए रहिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में नौशादर न देकर शायद कपूर दे दे। ठीक दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में शायद कपूर दे दे या फिर आयोडीन दे सकता है। एक सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ,
आयोडीन दे सकता है, या फिर आपका दे सकता है यही तीसरा नौशादर। दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा ऊर्ध्वपातज है वह कपूर, आयोडीन, नौशादर, ये तीनों चीज़ें होती हैं। और इन तीनों में कोई भी ऑप्शन में आपको दिखे तो उस पर आपको टिक करके आ जाना है। इसमें आपका नौशादर दिया हुआ है तो हम नौशादर पर टिक कर आ जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्त, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि दोस्तों हमसे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा जा रहा है। क्या जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कांच है, क्या यह हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा प्लास्टिक है, क्या यह क्रिस्टलीय ठोस होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है रबर, क्या यह हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा? कि ऑप्शन नंबर डी यानी जो है शक्कर यानी कि शर्करा, जिसको आप लोग चीनी के नाम से जानते हैं, क्या यह हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए, जो हमारा यह शक्कर यानी कि चीनी होता है यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा शक्कर है वह हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, यानी कि दोस्तों आप भी देखे होंगे जो हमारा कुकर होता है उसमें खाना हमारा जल्दी पक जाता है क्यों? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक 2009 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आइए यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो आइए हम इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या दोस्तों जो हमारा प्रेशर कुकर है उसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए हमारा खाना जल्दी हो जाता है? या ऑप्शन नंबर बी जल का क्वथनांक कम हो जाता है? क्या हमारे जल का क्वथनांक कम हो जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है? या ऑप्शन नंबर सी है दाब स्थिर रहता है, यानी कि प्रेशर जो है उसमें स्थिर रहेगा, स्थिर होता है इसलिए हमारा खाना जल्दी पकता है? या ऑप्शन नंबर डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता इसलिए हमारा खाना जल्दी पक जाता है? तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए राइट होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी, या सी, या डी? दोस्तों आपके हिसाब से या आपके अकॉर्डिंग इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? आइए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी कि जो हमारा जल का क्वथनांक है वह बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक दोस्त, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आज संडे था इसलिए हम सोचे आज आपकी शाम की भी क्लास रख दी जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, यानी कि दोस्तों हमसे गैस के बारे में पूछा जा रहा है। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, अब इसके 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। क्या जो हमारा गैस होता है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है? या ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, यानी दोस्तों जो हमारा गैस है क्या उसका आयतन निश्चित और तथा आकार अनिश्चित होता है? ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं आयतन निश्चित आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं
आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों यह जो प्रश्न है मैं HW के तौर पर दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर आप यहाँ नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिए, आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए। दोस्तों तो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि जो गैस होती है वह जैसे मान लीजिए जिसमें रखोगे उसका आकार ले लेती है। ठीक दोस्तों, मैं थोड़ा हिंट दे दिया हूँ, अब इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, यानी दोस्तों जो हमारा परमाणु होता है उसका टोटल भार किस पर केंद्रित होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए नाभिक पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन पर होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन पर, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन पर। दोस्तों जो हमारा परमाणु होता है उसका समस्त भार जो होता है वह नाभिक पर स्थिर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो हमारा परमाणु है उसका भार नाभिक पर केंद्रित होता है। ठीक दोस्त, आइए दोस्त इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि नाभिक पर। देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं, यानी कि दोस्तों जो हमारा परमाणु का नाभिक है उसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन उसके खोजकर्ता हैं, या ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, या ऑप्शन नंबर सी थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी चैडविक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड राइट हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा नाभिक है उसके खोजकर्ता रदरफोर्ड साहब थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2006 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए देख लेते हैं यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों यह कह रहा है कि परमाणु संख्या की खोज की थी, यानी दोस्तों जो हमारा परमाणु संख्या है उसकी खोज किसने की थी। क्या ऑप्शन नंबर ए चैडविक ने की थी, क्या ऑप्शन नंबर बी मोजले ने खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी गोल्डस्टीन ने परमाणु संख्या की खोज की, या ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने परमाणु संख्या की खोज की थी। तो दोस्तों जो हमारा परमाणु संख्या है वह हमारे मोजले साहब ने उसकी खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मोजले साहब ने परमाणु संख्या की खोज की थी। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक दोस्तों, यह हमसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों यह प्रश्न आप देख लीजिए पॉलिटेक्निक 2011 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए यदि हम इसके ऑप्शन की बात कर लें, आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है जेम्स चैडविक, क्या न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, या ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की, या ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की, या ऑप्शन नंबर डी विलियम ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों आइए मैं आप इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ता के विषय में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आइए पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है हो जाएगा। आइए मैं थोड़ा ऊपर ले चल रहा हूँ। दोस्तों आपका ट्रिक हो जाएगा कि ईंटें, एक सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ, ईंटे पर नाच। ठीक दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा ट्रिक। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या ट्रिक है, तो रुकिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। हमारा जो ट्रिक है वह हो जाएगा ईंटे पर नाच। तो दोस्तों आइए मैं आप थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, आइए देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन,
ठीक दोस्तों, ई से हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाएगा थॉम्सन या थॉम्सन उसको कहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टी से हो जाएगा, ट से थॉम्सन ने की थी, और प से हो जाता है हमारा प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक दोस्त, इतना आपको याद रखना है। ईंटे पर नाच हमारा देख लीजिए, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। एक सेकेंड में फिर से समझा, एक सेकेंड में अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको फिर कभी दोबारा इनमें कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, और आप एक ट्रिक से अच्छे से याद कर लें कौन किसके खोज करता है। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड हो गया, राइट। हाँ देख लीजिए, जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ट से हो जाएगा थॉम्सन, थॉम्सन होता है, थॉम्सन आपको करना है, थॉम्सन ने खोज की। प से हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड ने खोज की, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और च से हो जाएगा चैडविक ने खोज की। ठीक दोस्तों, आई होप यह आपको अब भूलना नहीं चाहिए। ईंटे पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉम्सन ने खोज की, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने खोज की थी। ठीक दोस्तों, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इस ट्रिक को नोट डाउन जरूर कीजिए कि ईंटे पर नाच। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते। चलिए दोस्त, जो हमारा यह कह रहा है कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें कौन सा कण है जो उसके नाभिक में नहीं उपस्थित होता। आइए यदि हम इसके ऑप्शन को देख लें, ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रोटॉन। क्या जो हमारा प्रोटॉन है वह नाभिक में उपस्थित नहीं होता, या ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं होता, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक में नहीं होता। दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक में नहीं होता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक में स्थित नहीं होता। नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देख लेते हैं, देख लीजिए, एक मान लीजिए ये है, ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों, इतना हो गया। अब एक सेकेंड दोस्तों, मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं क्या होता है क्या नहीं। ये ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई नहीं दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा नाभिक है। ठीक दोस्त, यह जो हमारा नाभिक है इसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक दोस्तों, या मान लीजिए जो हमारा यह है हमारा नाभिक है, तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख लीजिए ऐसे स्थित होता है, यानी कि नाभिक से बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। तो हमसे पूछा हुआ है कि नाभिक में कौन स्थित नहीं है, तो आप देख रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से बाहर स्थित है। यदि दोस्तों यहीं पर आपसे पूछ लेता कि ऐसे मूल कण जो नाभिक में स्थित होते हैं, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट हो जाता, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर स्थित होते हैं। यह बात आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणात्मक यानी ऋणावेश होता है। यानी कि हमसे पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में किस में ऋण आवेश होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, या एक सेकंड दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन में ऋण आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन में ऋण आवेश होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों
क्या आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में किसमें ऋण आवेश होता है? दोस्तों आई थिंक्स आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ऋण आवेश होता है। ठीक दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसमें ऋण आवेश होता है। हमारा जो प्रोटॉन है उस पर प्लस आवेश यानी धन आवेश होता है। हमारा जो न्यूट्रॉन है वह उदासीन होता है। यह दोस्तों आपको याद रखना है। यदि हम बात कर लें तो हमारे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर निगेटिव चार्ज होता है। यह आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, यह हमारा 6 हो जाएगा। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश चार्ज होता है। और दोस्तों यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो हमारे प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, बट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश चार्ज होता है और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बस वह पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको फ्री क्विजेज मिलते रहेंगे और क्लास से रिलेटेड जानकारी वहाँ पर दी जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।